Hello friends, welcome to my channel. This is the 10th video of our GFR 2017 series. We have already discussed about chapter 1 and chapter 2 of GFR 2017, and starting from this video we'll be discussing about chapter 3, that is budget formulation and implementation. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, which of the following statement are correct? फाइनेंशियल ऑप्शन ए बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट शैल कमेंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर एंड एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। हम लोग सबको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च में जाके खत्म हो जाता है। लेकिन कोई भी हमें पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च में खत्म होगा, इसका अथॉरिटी क्या है? इसका अथॉरिटी है रूल 42 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। रूल 42 में मेंशन्ड है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। क्लियर? अभी चलते हैं ऑप्शन बी में। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the finance minister shall arrange to lay before both the house of parliament an annual financial statement known as budget। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112(1) में ये लिखा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री will shall arrange to lay before both the house of the parliament। both the house of the parliament मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अरेंज करेंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके सामने एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंट्री का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हर साल प्रेजेंट होगा। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको बजट के नाम से हम जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट वर्ड यूज नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बजट बोल के बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोथ हाउस के सामने रखने का जिम्मेदारी किसका है? जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखने की जिम्मेवारी प्रेसिडेंट का है। लेकिन उसको जो उसके सामने, वो दोनों हाउस के सामने रखने का अरेंजमेंट कौन करेगा? वो करेगा फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर? बजट को दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करने का, रखने का जिम्मेवारी किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और बजट को सबके सामने जो दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करने के लिए जो अरेंजमेंट है वो कौन करेगा? वो करेगा फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अगर उसमें बोल देगा कि हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, हु विल अरेंज तो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं ऑप्शन सी में। द बजट शैल इंक्लूड ऑल एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट ईयर। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट होगा, वो क्या इंक्लूड करेगा? वो इंक्लूड करेगा जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है या फिर एस्टिमेटेड रिसीप्ट है, कितना पैसा हमारे पास आएगा, कितना पैसा हमारा जाएगा, वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर के, जो मतलब जो नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर है। वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही हमें वो सारे लेखा जोखा कर देना कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा इतना खर्चा होगा और इतना पैसा मिलने का चांसेस है। उसी को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो या फिर बजट बोलते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन डी में चलते हैं। द प्रोविजन फॉर सेपरेशन फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 112 टू 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आप याद रख लो, जो भी बजट का जो पार्ट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 से 116, आर्टिकल 116 में ही कंटेंट है। तो 112 टू 116 उसमें बजट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हम आगे सब इसके बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा याद रह जाएगा। बट अभी के लिए याद रखिए कि जो बजट का पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 से 116 के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो चारों स्टेटमेंट हो गया और चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेलवे बजट? रेलवे बजट के बारे में क्वेश्चन है, और इसमें ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवे बीइंग डिपार्टमेंटल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होगा
और 2017-18 से पहले रेलवे बजट अलग आता था और जनरल बजट अलग आता था। ये जो रेलवे बजट है वो आई थिंक 1924 में उसको सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। कोई एक कमिटी एकवर्थ कमिटी और बोल के एक कमिटी बनाया था जो 1920 से 21 के बीच में फॉर्मुलेशन फॉर्म हुआ था वो कमिटी, और वो कमिटी का रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1924 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिए थे। लेकिन फिर ग्रेजुअली जब अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया लाया गया, उस टाइम में गवर्नमेंट ये बोला कि जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवे है, रेलवे एक डिपार्टमेंटल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, तो इसलिए उसका जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है उसको हम अलग से ना दिखा के उसको हम जनरल बजट के साथ क्लब कर देंगे। ये चीज कब हुआ? 2017 एंड 18 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। तो पहले क्या था, 17 एंड 18 से पहले रेलवे का बजट अलग आता था, जनरल बजट अलग आता था। लेकिन 17 एंड 18 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज कर दिया गया? क्योंकि जो रेलवे है एक डिपार्टमेंटल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो उसको मर्ज करके दोनों का बजट को सेम कर दिया। मर्जर ऑफ रेलवे, ऑप्शन सी बोल रहा है कि मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट मीन्स, अभी हम लोग सब जानते हैं कि रेलवे बजट में मर्ज हो गया जनरल बजट में, रेलवे बजट मर्ज हो गया जनरल बजट में, मतलब उसका मीनिंग क्या है? जैसे हम अकाउंटिंग के टर्म्स पे देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट मीन्स द डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ रेलवे शैल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ द जनरल बजट। समझ गए आप? जो रेलवे का डिमांड फॉर ग्रांट होगा और जो स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टिमेट होगा, वो अभी जनरल बजट का एक पार्ट होगा। जैसे दूसरे दूसरे एवरी मिनिस्ट्री अपना डिमांड फॉर ग्रांट देता है, उस हिसाब से रेलवे भी अपना डिमांड फॉर ग्रांट देगा, और उसका जो बजट एस्टिमेट वो गवर्नमेंट को देगा, वो एक जनरल बजट का एक पार्ट हो गया। क्लियर? आई होप रेलवे बजट के बारे में आपको क्लियर हो गया। रेलवे बजट के बारे में आप एक ये पॉइंट याद रखिए, पहले तो वो 1924 में सेपरेट हुआ था एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर उसके बाद 17-18 में 2017-18 में फिर से मर्ज हो गया जनरल बजट के साथ। जनरल बजट के साथ मर्ज होने का मतलब क्या है कि उसका रेलवे का जो डिमांड फॉर ग्रांट है और जो बजट एस्टिमेट है वो जनरल बजट के साथ ही दिया जाएगा। और उसके बाद है कि रेलवे को क्यों हम मर्ज किए, क्योंकि लॉजिक क्या था रेलवे को जनरल बजट में मर्ज करने के लिए, क्योंकि रेलवे जो है एक डिपार्टमेंटल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। क्लियर? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें इसमें भी ऑल सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु शैल इशू द गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट? ये बजट एस्टिमेट जो प्रिपेयर होगा उसका गाइडलाइन कौन इशू करेगा? पहले बोल रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे पहले। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करेगा? ये जो जो भी जो कैग है ना, सी एंड ए जी है ना, सी एंड ए जी का जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगा पार्लियामेंट में, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको मतलब उसका जो एग्जामिनेशन करेगा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगा। ठीक है? जो सी एंड ए जी का रिपोर्ट है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जाता है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको वेरीफाई करता है। ऑप्शन बी है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सी एंड ए जी। बजट एस्टिमेट को प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सी एंड ए जी तो होगा नहीं। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सी एंड ए जी क्या करता है? वो करता है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। आपको याद होगा फॉर्म्स ऑफ अकाउंट जो है सी एंड ए जी, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सी एंड ए जी उसको फॉर्म्स ऑफ अकाउंट को अप्रूव करता है कि किस फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन होंगे। ठीक है? और ऑप्शन सी है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन है। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन ही गाइडलाइन इशू करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट। और ऑप्शन डी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा, ये जो जीएफआर को इशू कौन करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये चीज आप याद रख लीजिए। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी है वो कस्टडियन है किसका? हमारा जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कस्टडियन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, इज द कस्टडियन ऑफ
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन गाइडलाइंस देता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट। ओके, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बजट सेल कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि बजट शैल कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एस्टिमेट ऑफ ऑल रेवेन्यू टू बी रेज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल टू विच द बजट रिलेट्स। हमने क्या पढ़ा कि अगर अगले फाइनेंशियल ईयर का कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट जो है उसको प्रेजेंट करना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने। तो वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट हम प्रेजेंट करते हैं उसमें पहला पॉइंट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू टू बी रेज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आने वाला फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना रेवेन्यू, कितना पैसा मिलेगा, हम कितना पैसा कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में सारे डिटेल्स उसमें मेंशन होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है एस्टिमेट ऑफ ऑल रेवेन्यू टू बी रेज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये रहना चाहिए उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर हो गया, अब जब हम कितना इनकम करेंगे ये लिख रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा वो भी लिखेंगे, वही ऑप्शन बी में बोल रहा है एस्टिमेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम स्कीम एंड प्रोजेक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर। ये जो प्रोग्राम स्कीम एंड प्रोजेक्ट है, ये हमने जो मेजर हेड, सब हेड, सब मेजर हेड, सब हेड पढ़े थे, उसी में से है प्रोग्राम स्कीम है। जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम और स्कीम होगा उसमें हमारा एक्सपेंडिचर कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए। अभी ऑप्शन सी बोल रहा है कि एस्टिमेट ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेब्ट सर्विसिंग चार्जेस एंड एनी रीपेमेंट ऑफ लोन इन दैट फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले तो हमें और कितना रेवेन्यू मिलेगा वो लिखना है, कितना एक्सपेंडिचर हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी लिखना है, उसके बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, डेब्ट सर्विसिंग चार्जेस एंड एनी रीपेमेंट ऑफ लोन इन दैट फाइनेंशियल ईयर, वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इन एडिशन एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब में क्या होता है, इसमें एक है कि जो पिछले 3 साल में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ था, उसके बारे में भी हमें बजट में लिख के देना पड़ता है। तो दैट इज फॉल्स ऑन द कैटेगरी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। वो तो एक है, वो इस तरह के बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशन है जो कि वहां पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से चारों के चार स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें ये याद रखना है कि बजट बजट में क्या होता है। पहले तो ऑल रेवेन्यू व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड इन दैट फाइनेंशियल ईयर, ऑल एक्सपेंडिचर व्हिच वी आर लाइकली टू मेक इन दैट फाइनेंशियल ईयर। फिर उसके बाद क्या है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, डेब्ट सर्विसिंग चार्जेस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स में कितना खर्चा होगा या फिर कितना हम रिसीव करेंगे, ये सब का डिटेल जो है हमें बजट में लिखना पड़ता है। इसके अलावा और भी कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो कि रिलीवेंट है बजट से, उसको भी बजट में इंक्लूड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज आज के इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे ही हर जो जीएफआर का रूल है चैप्टर 3 के अंदर जितने भी रूल्स है, सारे रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है इसको लाइक एंड शेयर करिए, एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू वेरी मच।